हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग थोड़ा सा एक पढ़ेंगे। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। यानी कहने का अर्थ है कि अभी तो हमारी शुरुआत है, हम लोग अभी सफलता के मार्गों पर चले हैं। कल हम लोगों का टेस्ट हुआ, रिजल्ट भी आया, अच्छा खासा रिजल्ट रहा बहुत सारे बच्चों का। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि अभी तो हमारी तौल शुरू हुई है, अभी असली बाकी है ना। तो इसके लिए और मजबूती से हम लोग तैयारी करें। तो ज्यादा देरी ना करके हम लोग चलेंगे या पढ़ेंगे कौन सी क्लास 10th भौतिकी का चैप्टर नंबर 1, प्रकाश के प्रावर्तन। प्रकाश के प्रावर्तन का जो लघुतरीय क्वेश्चन है, इस लघुतरीय क्वेश्चन को आज हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। बस आपको करना क्या है मेरे भाई, मोबाइल को फुल स्क्रीन करिए, सामने एक स्टैंड हो या बुक में टिंगा के रखिए, एक नोटबुक और एक पेन रखिए, जो भी इंपोर्टेंट लगे उसको नोट करते चलिए। ठीक है, और साथ में कमेंटो करिएगा, ये खाली देखिए नहीं करिएगा। अच्छा चलते हैं, करिए चाहे नहीं करिए, पढ़िए लेकिन जरूर। ज्यादा देरी ना करके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 1 क्या करता है सुनिएगा। कह रहा है आपसे कि भाई मेरे अपसारी समांतर अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको समझाइए। देखिए क्या कहा आपसे, पहला है अपसारी समांतर और अभिसारी किरणपुंज। तो सबसे पहले तो यूं समझते हैं कि किरणपुंज कहते किसको है, तो किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। नहीं पढ़े थे हम लोग कि अगर किरण कहीं से निकलती है, अगर लाइन में अगर बहुत सारे एक साथ चलती है तो उसको कहते हैं हम लोग किरणों के समूह। ठीक है, अब कह रहा आपसे अपसारी, तब मान लीजिए किसी बिंब से प्रकाश निकली और क्रमशः फैलते जा रही है, तो इसको कहते हैं हम लोग अपसारी। ठीक है, अपसारी वैसी किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर क्रमशः फैलती जाती है, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। ई वाला चित्र वहां पर आप बना दीजिएगा। किसी को दिक्कत, समझ गए सब लोग कि अपसारी किसे कहेंगे। तो किसी बिंब से प्रकाश किरणें निकली और वह क्रमशः धीरे धीरे क्या हो रही है, फैलते जा रही है। जैसे अब यहाँ आई है तो यहाँ से अब और फैलेगी वो ऐसे। ठीक है, इसका एरिया जो है ना और थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगी तो और एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, किसी को डाउट। नंबर 2 कह रहा है आपसे समांतर किरण पुंज क्या है। तो भाई मान लीजिए एक बिंब है, यहां से प्रकाश निकली, यहां से प्रकाश निकली, यहां से निकली, और वह जितना भी आगे बढ़े मान लीजिए, लेकिन इसके बीच की दूरियां बराबर हो, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर किरण पुंज। तो क्या लिखेंगे, वैसे किरण पुंज जो किसी स्रोत से निकलकर समान रूप से एक समान साज से चल रही हो, ना वो फैलती है और ना ही सिकुड़ती है, एक साइज से जा रही है, तो ऐसे किरण पुंज को क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर किरण पुंज। आगे अभिसारी किरण पुंज क्या भाई, तो वैसा किरण पुंज जो किसी स्रोत से निकलकर क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, एक जगह जाकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है, तो इसको कहते हैं हम लोग अभिसारी। जैसे मान लीजिए कि अब कोई स्रोत यहां है, कोई स्रोत यहां है, कोई स्रोत यहां है, कोई, अब ये प्रकाश निकली, अब यहां से ये निकली, यहां से ये निकली, यहां से ये निकली, यहां से ये निकली, और सब जाकर के क्या हो रही है, एक बिंदु, मान लीजिए ये मैडम जी वाला बिंदु है, तो यहां आके मिल गई है ना, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या। अब कहेगा सर जी मैडम जी वाला क्या हुआ, तो मैडम का नाम है बिंदु इसीलिए बता रहे थे। तो ये क्या है भाई, तो ये जहां मिल गई इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, अभिसारी। क्या बोलेंगे हम लोग, अभिसारी किरण पुंज। तो आशा और उम्मीद समझ गए होंगे कि अपसारी क्या है, समांतर क्या है और अभिसारी क्या है। किसी को डाउट, जब क्रमशः फैलते जाएगी तो एक जैसा चलेगी तो, और एक बिंदु पर आकर के मिल जाएगी तो,
किरण आरेख बनाना याद रखिएगा, आपको परीक्षा में पूछ सकता है, तो उस चित्र के साथ बनाइएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए आप लोग बना के भी लाइएगा SW, तो बना के ऐसे बना के लाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आपसे कह रहा है भाई मेरे, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ में अंतर करना है। अंतर का मतलब क्या, परिभाषा दे दीजिए और उदाहरण दे दीजिए तो अंतर हो जाएगा क्या। चलिए, तब पारदर्शी किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार कर जाती है, तो उसको कहते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक कांच है, एक कांच है, इधर से रोशनी जलाए तो ये प्रकाश इधर निकल गई, तो हो गया पारदर्शी। जैसे मान लीजिए यहाँ हवा है, यहाँ क्या है, हवा है कमरे में, अब यहां से एक टॉर्च हम जला दिए, एक टॉर्च को, ठीक है, अब ये प्रकाश जा रही है, आराम से नहीं जा रही है, तब प्रकाश अगर निकल रही है तो क्या कहलाएगी, पारदर्शी। यानी किसी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार कर जाती हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग। चलिए, अब आगे है पारभासी, तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से माने हल्का हल्का पार करती हो, तो उसको कहेंगे हम लोग पारभासी। जैसे मान लीजिए एक कांच लिए, लेकिन इसको हल्का हल्का आप घस दिए हैं, तो अब प्रकाश जलाइएगा तो जितनी प्रकाश जा रही है उतना जाएगी क्या, नहीं, आंशिक रूप से जाएगी, हल्का पार करेगी। ठीक है, जितना ये प्रकाश है उतना ये यहाँ नहीं है, वो हल्का है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पारभासी। जैसे घसा हुआ कांच है, जैसे तेल लगा हुआ कागज है ना, तो ये सब क्या होता है, पारभासी होते हैं। आगे है अपारदर्शी, तो वैसे पदार्थ जिसे प्रकाश आर पार करती ही नहीं है, जिसे प्रकाश आर पार नहीं करेगी, तो वह अपारदर्शी। जैसे मान लीजिए एक टॉर्च हम ऐसे जला रहे हैं, नहीं, या टॉर्च ऐसे जल रही है, सपोज दैट रोशनी जा रही थी, इसके सामने एक गत्ता रख दिए हम, ठीक है ना, गत्ता माने कूट, कूट रख दिए, कॉपी, तो क्या प्रकाश इस पर अब जाएगी, नहीं जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपारदर्शी। लकड़ी अपारदर्शी है, ईंट दीवार क्या है, अपारदर्शी है। समझ में आ रही बातें, तब पारदर्शी समझ गए, पारभासी समझ गए, अपारदर्शी समझ गए, तीनों का परिभाषा याद रखिए, उदाहरण याद रखिए, तो अंतर हो जाएगा ऑटोमेटिक। किसी को डाउट, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है सुनना थोड़ा सा ध्यान से। कह रहा आपसे प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। क्या कह रहा आपसे, प्रकाश के परावर्तन के, चलिए, तब प्रकाश के परावर्तन के नियम किसको कहते हैं भाई, तो हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश जब कोई चिकनी सतह पर पड़ती है ना, तो वो वहां से रिटर्न हो जाती है, तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। नियम नहीं, प्रकाश का परावर्तन। तो आपसे अगर कोई पूछे भाई प्रकाश का परावर्तन क्या, तो आप क्या बताएंगे कि प्रकाश जब किसी स्रोत से निकलती है, चिकनी सतह पर पड़ती है, तो वह उसको पार नहीं करती है, यानी उस चिकनी सतह अपारदर्शी हो तो पार नहीं करेगी, वहां से वह रिटर्न हो जाएगी। नहीं, जैसे मान लीजिए सामने एक दर्पण लगी हुई है, आईना है, हम इधर से टॉर्च जलाए तो उस पार वह नहीं गई, वहां से रिटर्न हो क्या, ऊपर फोकस दे रही है, नहीं दे रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। रिटर्न होना परावर्तन कहलाएगा। लेकिन यहां कह रहा प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो नियम क्या है, तो लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। क्लियर, लिखेंगे आपतित प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें, यहां पर लिख दीजिएगा आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में हो, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। नहीं, अब दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होती है, अर्थात I बराबर R। किसी को दिक्कत, चलिए इतना समझ गए। अब ये वाली चित्र हमारे थंबनेल में लगा हुआ है, आप जो थंबनेल देखे होंगे उस पर लगा हुआ है, तो आप वहां से भी चित्र देख करके बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा से बनाइएगा, नियम के साथ चित्र बना दीजिएगा, फुल का फुल मार्क मिलेगा। ठीक है, तो फिर समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2। आप परीक्षा में ऐसे लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें, उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होती है, अर्थात I बराबर R। कोई डाउट,
चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझिएगा थोड़ा सा, थोड़ा सा ना चित्र, चलिए धन्यवाद, थोड़ा सा पेज भरा था। चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। परीक्षा में पूछता है, बराबर पूछता है, तो याद रखना, वीवीआई क्वेश्चन में रखना। और जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जैसे पहला हम लोग अभिसारी अपसारी पढ़े थे, वो ज्यादा वीवीआई है। दूसरा जो पढ़े आप पारदर्शी और अपारदर्शी, उतना नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन आप तीसरा वाला जो पढ़े फिर से प्रकाश के परावर्तन वाला, वो इंपोर्टेंट है, वो बराबर पूछता है। अब आ गया यहाँ वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, तो इसके बारे में पूछता है, तो बराबर पूछता है। तो चलिए ऐसे देख रहे हैं ना, बस हु बहु आपको ऐसे ही परीक्षा में लिख देना है, उतार देना है ऐसे ही। तो उतारना क्या है, याद रखना है, वहां पर बनाकर लिखना है, मैंने ऐसे ही बनाइएगा कॉलम बना करके, तो आपको मार्क मिलेंगे पूरा, ठीक है। चलिए जैसे अभी टेस्ट हुआ है, तो टेस्ट में बहुत सारे बच्चे लिखे हैं, द्रक्षा जो लिखी है ना, बहुत सुंदर ढंग से सजा के लिखी है, बहुत सुंदर सजाई है वो, एग्जाम पेपर को सजा दी है वो। नंबर भले उसको कम मिला है, जो अलग बात है, लेकिन सजाई बहुत अच्छा है। अब कैसे सजाई है वो हम बता देते हैं। जैसे वो ऑब्जेक्टिव बनाई है, लाइन से ऑब्जेक्टिव बनाई, फिर नीचे जब आई है वो, तो वहां से लिख दी है अति लघुतरीय प्रश्न, फिर लाइन से उसको लिखी है, फिर वहां से गई है तो फिर लिख दी है वहां पर लघुतरीय, ठीक है ना, फिर दीर्घोत्तरीय जहां से बनाई है वहां से दीर्घोत्तरीय लिख दी है, और सबको अच्छा से लिख करके अच्छा से बनाई है, एकदम सजा सजा के, नंबरिंग बड़ा अच्छा से की है। यानी कहने का अर्थ है कि थोड़ा सा आप लोग भी लिखिए तो थोड़ा सजा कर लिखिए, तो नंबर मिलेंगे ज्यादा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब निम्न अंतर है, क्या अंतर है, तब पहला वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए किसी बिंब से प्रकाश किरणें, सॉरी किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है, इससे जो आकृति या छाया बनती है उसको कहते हैं हम लोग वास्तविक। जैसे समझिए कि मान लीजिए जैसे एक ये हमारा क्या है भाई, दर्पण, ये हमारा क्या भाई, दर्पण है, समझिए, और ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें ऐसे आई, तो यहां से वह लौटेगी, तो जहां कटती है इससे जो आकृति बनेगी उसको कहेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा, यह हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है मेरे भाई, उल्टा होता है। तीसरा, इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, किसी को दिक्कत। अब आगे चलेंगे। अब आभासी में मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक दर्पण है, अब किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण पर जाएगी, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर कटती हुई मालूम पड़ती है, वहां पर लिखेंगे कटती हुई, इससे जो आकृति बनती है उसको कहते हैं हम लोग आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। या हमेशा सीधा होता है, आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, और इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। किसी को डाउट, इतना लिख दीजिएगा तो आपको फुल जो मार्क रहेंगे वो मिल जाएंगे। हाँ, अक्षर में शुद्धता और सुंदरता दोनों रहनी चाहिए। चलिए तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि भाई वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो पहले तो परिभाषा लिख देंगे दोनों का, फिर वहां पर लिख देंगे सीधा उल्टा लिख देंगे, और तीसरा लिख देंगे हम लोग पर्दे प्राप्त करते हैं नहीं करते हैं, ये लिख देंगे। हो गया क्लियर। चलिए आगे। अब आगे आपसे पूछ रहा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, ऐसे तीन ही कह रहा है तो तीन लिखेंगे। अब जैसे देखिए हम लोग घर में आईना है ना भाई रे, जो भी आईना है वो समतल दर्पण है, ठीक है ना, उत्तल अवतल नहीं है, वो समतल है। अब उसमें क्या क्या विशेषता होती है, तो पहला अगर हम वहां जाते हैं तो हम देखते हैं तो हमारी हु बहु वो तस्वीर बनती है नहीं, यानी वस्तु के समान प्रतिबिंब देता है, सीधा देता है, क्लियर। दूसरा आप जब देखिएगा तो वहां पर एक चीज और ध्यान देते हैं हम लोग कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में बराबर का संबंध होता है, कि आईने में हम लोग नजदीक में रहते हैं तो हमको लगता है कि आईना में फोटो नजदीक में बन रहा है, और तनी अगर पीछे हट जाते हैं तो लगता है कि फोटो वो पीछे हट रहा है, नहीं हो जाता है। जैसे आप एगो देखे होंगे वीडियो, नहीं, एगो आईना लगा देता है जंगल में, एगो बंदरवा आता है, हाँ, अब खखुआ खखुआ के दौड़ता है, तो वो बंदर खखुआ के दौड़ता है, नहीं, चाहे बिल्ली वाला में देखे होंगे, कुत्ता वाला में देखे होंगे, सब बनेले रहता है, कार्टून वीडियो नहीं बनेले रहता है।
कुत्ता उसको झाँव झाँव करके दौड़ेगा तो वो झाँव के दौड़ता है, और वो पीछे हटता है तो वो कुत्ता पीछे हटता है, दोनों सेम सेम। उसको लगता है कि हमरे सन के दुश्मन कोनो है। नहीं कहानी। आइए किताब की ओर। तो सेम वही होती है कि मान लीजिए ये हमारा क्या है भाई, दर्पण है, और ये आधार है। तो यहाँ पर हम खड़ा रहेंगे तो ये भी फोटो यहाँ रहेगा, लेकिन जैसे हम पीछे हट जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो ये भी फोटो क्या हो जाएगी, पीछे हट जाएगी। ये थोड़ा सा और पीछे हो जाएगा तो ये भी और थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जैसे अगर ये आगे आ जाएगा तो ये भी आगे आ जाएगी, यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। तीसरा चीज आपको याद होगा, बताए थे कि बाई चीज और दाई चीज नहीं जी। खास करके लड़का को तो पता नहीं चलता है, लेकिन लड़कियां में ज्यादा पता चलता है, क्योंकि नाक इधर वाला हो जाता है, इधर उसमें नहीं हो जाता है। साड़ी पहनने लगी ऐसे करके सीधा तो हो जाता है उल्टा, पल्लू हो नहीं जाता है, दिखाई पड़ता है ऐसा। जैसे हमने एक समझाया था कि मैडम जी को ऐसे हम देखे तो हम कहे भाई ई कौन स्टाइल में पहन ली है भाई, तब सीधा हुई तो जा सीधे है। आई किताब की ओर। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्न है। नंबर 1, वह हमेशा सीधा और बराबर प्रतिबिंब देती है। नंबर 2, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में बराबर का संबंध होता है। तीसरा, उसमें पार्श्व परिवर्तन होते हैं, यानी बाई चीज दाई और दाई चीज बाई दिखाई देती है। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे चलेंगे। बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है भैया, मेरे ध्यान देना थोड़ा सा। कह रहा अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। अब दर्पण में अंतर पूछ रहा है कि अभी तक आप गोलीय दर्पण पढ़े भाई, 2 प्रकार के थे, कौन कौन? तो उत्तल और दर्पण 3 प्रकार के, लेकिन गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। कौन कौन? उत्तल और अवतल। तो अब दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों का एगो फोटो बना लो पहले, अच्छा से फोटो शूट करो। चलिए, हाँ ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी, बोलिए बोलिए बोलिए, अवतल। क्या है ये हमारी? अवतल। अब इधर देखिए, इसी चीज को हम बनाएंगे ऐसे ही, लेकिन भीतर से इसको काट देंगे। काट दिए, या मान लीजिए अगर आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी, तो इधर से भीतर से काट देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा? उत्तल। किसी को दिक्कत? चलिए इतना तो समझ गए चित्र के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बढ़ते हैं। देखिए इसका अवतल दर्पण में क्या अंतर समझिए। अवतल दर्पण में जो वक्रित सतह है वो उभला हुआ है, और जो परावर्तक सतह चिक्कन वाला वो अंदर की ओर धस्सल है। एक अंतर समझ रहे हैं ना? बस देखिए यही लिखना है आपको। लिखेंगे अवतल दर्पण की परावर्तक सतह भीतर की ओर धसी होती है और वक्रित सतह उभला होता है। क्लियर? उत्तल में परावर्तक सतह उभला होता है और वक्री सतह भीतर की ओर धसल होती है। नहीं देख रहे हैं? ये लग रहा है कि ओरा धसैले है कोई टीन आपके। एक अंतर समझ गए? चलिए दूसरा, इसमें गौर करके देखिएगा, तो हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पर था फोटो, तो सीधा बना था फोटो, यहाँ पर नहीं आया था। लेकिन जैसे हम एफ पर आ गए थे तो इसका फोटो उल्टा हुआ था, पीछे आ गए थे तो और उल्टा हुआ था, सी पर चल गए थे बराबर हुआ था, यहाँ पर बड़ा हुआ था। नहीं, तो इसका मतलब है देखिए, इस सीधा और उल्टा दोनों बनाता है। लेकिन हम लोग उत्तल में पढ़े थे कि देखिए ऐसे वस्तु है भाई रे, सॉरी ये मुख्य अक्ष है, ये एफ है और ये सी है, और यहाँ से वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें हैं, तो ये तो जाएगी सीधे, मान लीजिए ऐसे, किसी को कोई दिक्कत? जाएगी सीधे। लेकिन यहां से वो रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि आईना को तो पार करेगी नहीं। अब चलिए थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में ले चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये ऐप से गुजरेगी, गुजर गई, तो कटान तो कहीं हुआ नहीं। तो कटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस सी से वस्तु के माथा को मिलाएंगे, सी से वस्तु के माथा को मिलाएंगे, तो कट गई, तो मूड़ी बन गया ऊपर, वस्तु का सीधा और छोटा। नहीं, अब गौर करिए, चाहे कहीं वस्तु रहेगा तो ये हमेशा छोटा बनाएगी, लेकिन ये अवतल वाला जो है कभी सीधा अथी उल्टा, कभी सीधा, दोनों बनाएगी। ये हमेशा सीधा, ये हमेशा, ये हमेशा उल्टा सीधा दोनों बनाती है। हो गया? चलिए, तो उल्टा सीधा का मतलब वास्तविक और आभासी, ये हमेशा क्या बनाती है? सीधा है तो क्या बनाएगी? आभासी। क्या बनाएगी? तो क्लियर हो गया दो बात। तीसरा देखिए, इसमें फोटो बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है, नहीं बनता है, लेकिन इसमें हमेशा क्या बनेगा? छोटा। कोई दिक्कत? तो 3 गो अंतर हो गया। अब चलिए चौथा अंतर, इसके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होती है, और इसका क्या होता है? धनात्मक होता है। किसी को दिक्कत? चिन्ह प्रपाटी में पढ़ लिए थे हम लोग।
तो यही हमारा मुख्य अंतर है अवतल और उत्तल में। तो चित्र वहां पर लिख के बना के अच्छा से समझा दीजिएगा। तो एक नजर और देख लेते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वह भीतर की ओर धसी होती है, और जो वक्री सतह होता है वो उभला होता है। दूसरा इसमें लिखेंगे उत्तल में, उत्तल की जो परावर्तक सतह होती है वो उभला होता है, और जो वक्री सतह वह भीतर की ओर धसी होती है। नंबर दूसरा, अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल हमेशा छोटा बनाता है। तीसरा अंतर, अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक दोनों बनाती है, ठीक है, और ये हमेशा आभासी बनाती है, यानी कि सीधा ही हमेशा बनाती है। अब आगे, अवतल की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या ऋणात्मक और उत्तल की धनात्मक होती है। किसी को डाउट समझने में? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं, जो बच्चे देख रहे हैं वो ले सकते हैं। अब आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है? यहां पर थोड़ा सा पेज छोड़ दिए हैं, इसका मतलब हमको चित्र बना करके समझाना पड़ेगा, नहीं समझाना पड़ेगा। तो गोलीय दर्पण का मतलब कि जैसे ये क्या है, बात बताइए तो। ये दर्पण है, तो कौन वाली दर्पण है? अच्छा ठीक है, यहां से ये खींच दिए तो क्या हो गया? इसका नाम हुआ P, यहां हुआ F और यहां हुआ C। अगर सेम हम एक और चित्र बना ले यहां पर, किसी को दिक्कत? और ये इधर से वक्रित कर देते हैं, ये कौन हो गया हमारा? उत्तल हो गया। ये ऐसे खींचेंगे तो ये क्या हो गया हमारा? F, और ये क्या होगा हमारा? वस्तु अब की बारी इधर होगी, नहीं होगी? वस्तु इधर होगी, इसमें वस्तु इधर होगी। हमें ये वस्तु ना दर्शाना है, हमें दर्शाना क्या है? वक्ता त्रिज्या। क्या दिखाना है हमें? तो लिखेंगे दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र, ये हमारा क्या भाई रे? केंद्र, और ये क्या हमारी? ध्रुव। तो आप यही वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष ने वक्ता त्रिज्या कहलाती है, क्योंकि हमें वक्ता त्रिज्या लेना है, या मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं आप। तो फिर क्या लिखेंगे? देखिए, वक्ता त्रिज्या से आप क्या तात्पर्य? तो चित्र बना लेंगे ना, चित्र बना करके आप लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा वक्ता त्रिज्या कहलाती है। किसी को डाउट? उसमें भी वही है, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? वक्ता त्रिज्या। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 8 कहता है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक का मतलब क्या? आभासी। आभासी के मतलब क्या? सीधा। आभासी का मतलब सीधा, वास्तविक का मतलब होता है उल्टा। आभासी का मतलब यानी काल्पनिक कहिए चाहे आभासी कहिए, बात एक ही है। नहीं, अपन बोलचाल की भाषा में, तो किताब की भाषा में अपन बोलचाल की मतलब सीधा। अपन बोलचाल की मतलब, किताब की भाषा में काल्पनिक या आभासी, अपन बोलचाल की भाषा में सीधा। तो सीधा कौन फोटो बनता है, कौन बनाता है? तो समतलो बनाता है, उत्तलो बनाता है, नहीं जी, उत्तल बनाता है। लेकिन हमको पढ़ना है, क्योंकि हम लोग अभी चैप्टर पढ़े हैं गोलीय दर्पण का चैप्टर। चैप्टर हमको समतल दर्पण का कहानी बहुत छोटा सा दिया है, छोटा पार्ट दिया, नहीं पार्ट दिया है। पूरा चैप्टर क्लियर किया है किस पर? तो गोलीय दर्पण पर। तो हमको आंसर देना है उत्तल दर्पण। क्या देना है भाई मेरे? उत्तल दर्पण। तनी शॉर्ट में लिख सकते हैं आप कि समतलो दर्पण देता है, तो वो हम भी इंडिकेट कर दिया है कि समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक माने सीधा, ठीक है ना। लेकिन मेन आंसर क्या होगा? तो उत्तल होगा, याद रखना, क्योंकि चैप्टर हमें उत्तल के बारे में पूछ रहा था, उसका सेंस था उत्तल के बारे में। समझ रहे ना? सेंस क्या था? चलिए, तो अब समझ गए। अब उत्तल में कैसे सीधा बनता है समझा दिए है। एक बार और किरण आरेख बना देते हैं। एक लड़का का मुंह देख रहे हैं टेढ़ भेला तकनी से, चित्र हमको नहीं समझ में आ रहा है, सर जी एक बार और चित्र बना देते तो अच्छा रहता। क्या राजू, बात सही है ना? चलिए देखिए, देखो कल इस चित्र कहा कि सर जी हम समझ में नहीं किए, तो देखो ये मान लीजिए ये क्या हमारा है? उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब गौर करो ये क्या है उसका?
इसका कहीं ना कहीं फोकस तो होगा ना मेरे भाई, कहीं ना कहीं वक्ता तिरजा तो होगा ना, उसका केंद्र उसको कहते हैं हम लोग, ये तो होगा। अब वस्तु तुम इधर रखोगे कि इधर रखोगे? इधर रखेंगे कि चिकन इधर है तो इधर से ना मुंह देखेंगे जी। आईना के पीछे से खड़ा होकर कोई मुंह देखता है क्या? बताइए क्या आरती? देखिए आईना टंगा हुआ देखे नहीं दुकान में, हम तो टांग के रखते हैं सबको, कंघियार को बांध को रखते हैं चाहे जितना हुआ है, उसको तो दिखाई नहीं पड़ेगा। चलिए आगे किताब की ओर। अब देखिए वस्तु को आप यहां रखे हैं, वस्तु को यहां रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इससे प्रकाश किरणें आएगी यहाँ, ओहो गलती हो गया, सीधा सीधा ऐसे आएगी। तो अब गौर करिए, क्योंकि ये रिटर्न अब होगी कि पार करेगी, रिटर्न होगी, तो अब रिटर्न कर दिए यहां से ऐसे, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो रिटर्न करिएगा तो क्योंकि जो परावर्तित किरणें होती है वह फोकस से गुजरती है। हमने पढ़ाया था आपको कि अगर आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो फोकस से परावर्तन होगी, फोकस से। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये ऐसे परावर्तन हो गया, यहां तक समझ गए ना, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से चल गए। अब दूसरा कहता है कि जब तुम ऐसे मिलाए हो तो ये जो सी है ना, सी और वस्तु के गर्दन को आपको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि सी से नहीं गुजरेगा तो कैसे पता चलेगा? तब फोकस यानी चित्र बनाना है तो आपको यहां से ऐसे मिलाना पड़ेगा। अब इंची से आप मिला दीजिए, तो दोनों जो कटान बिंदु है यही जो फोटो बनी है। चलिए तो ये उत्तल से बना है ना भाई, तो उत्तल से हमेशा बनता है कैसा? छोटा और सीधा। सीधा का मतलब काल्पनिक आभासी, है ना? तो आप लिखेंगे उत्तल दर्पण में किसी भी दूरी से आ रही वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनती है। एक बार बगल में सटा देंगे, और समतल दर्पण में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनती है। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सुनो। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर यानी पीछे देखने वाली आईने के रूप में क्यों किया जाता है? तो अभी अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा छोटा, तो सीधा और छोटा बनेगा तो दर्पण में क्या हो जाएगी? समायोजित हो जाएगी, हमें देखने में सुविधा हो जाती है कि पीछे कौन सी वाहन है। तो इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। किसी को दिक्कत? फिर समझते हैं। कह रहा आपसे कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं वाहन के साइड मिरर में। देखिए बड़ा ही VVI क्वेश्चन है, आप 10 साल का लीजिए क्वेश्चन बैंक, तो कम से कम आपको 6 साल मिलेगा ये क्वेश्चन, यानी हर एक साल छोड़ के, या कभी कभी लाइने से पूछ देता, अगलो साल पूछा, यो साल पूछ दिया, अगलो साल पूछ दिया, यानी कहने का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर का है ये भाई। तो काहे करते हैं? तो लिखेंगे किसी भी दूरी से आ रही प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण में वस्तु का सीधा, छोटा और दर्पण में समायोजित होने वाली होती है। साफ साफ पीछे की वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग। किसी को दिक्कत? चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक बड़ा ही VVI क्वेश्चन है जो प्रमाणित करना होता है, सिद्ध करना होता है। क्या सिद्ध करना है भाई? तो अवतल दर्पण में प्रमाणित करें F बराबर R/2, यानी कि उसकी फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। अरे इसका मतलब यही ना हुआ, F का मतलब क्या होता है भाई? फोकस दूरी, आई क्या है? वक्ता त्रिज्या बट्टा 2 का मतलब आधी, है ना? तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी गोलीय दर्पण में वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F। R बराबर, पूछने का अपना अलग स्टाइल है, किसी तरह से पूछ सकता है, आंसर एक ही होगा। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले ये तो क्वेश्चन देख लिए, अब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। यहां से एक झट से हम क्या करेंगे, वहां पर सुंदर सा फोटो बना लीजिएगा। अब हमारा बोर्ड चिकना है थोड़ा सा, कभी कभी चित्र सुंदर नहीं बन पाता है, तो उसके लिए चलिए अब यहां से क्या करेंगे हम, एक है ना, यहां देंगे P, यहां देंगे F और यहां देंगे C। किसी को दिक्कत? चलिए तो अब क्या होगी, मान लीजिए यहां से प्रकाश किरणें ऐसे क्या होगी, गुजरेगी एकदम समांतर में, ये होगी समांतर में गुजरेगी। मान लीजिए यहां से A और यहां से B है, इसका कुछ भी नाम दीजिए, C दे दीजिए। तो
अब यहां से ये क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। सी तो वहां दे दी है, तो यहाँ कुछ भी दे दीजिए, एम में दे दीजिए। क्लियर, तो यहां से गुजरेगी, कोई दिक्कत। अब गौर करिएगा, इतना तो समझ गए कि ये मुख्य अक्ष के समांतर गई है, तो यहां से वो क्या हो गई है, रिटर्न हुई है। हो गया। अब क्या करेंगे, पहले इसको लिखते हैं, M1, यहां पर नाम दे दीजिए M1। दर्पण पर AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है, आपतित किरण है। किसी को दिक्कत? अब क्या है देखिए, यहां से क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जब जाएगी तो कहां से रिटर्न होती है, फोकस से रिटर्न होती है, यानी BF परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। क्लियर। अब हम यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको डिवाइडिंग कर देंगे यहां से ऐसे। क्लियर हो गया। तो अब समझिए, गौर करके देखिएगा, जब ई कोना को आपने काटा है, कोण ABF को BF क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है। किसी को दिक्कत? BC है तो BC दे दीजिए, सॉरी BC, ये BC क्या कर रही है, इसको समद्विभाजित कर रही है। तो इसका मतलब हुआ कि कोण, यहां से गौर करिएगा, चित्र पर ध्यान दीजिएगा, ABC बराबर होगी किसके, तो CBF के। कौन CBF, आप इंडिकेट कर सकते हैं कलम से, वहां पर एक दो कलम रहेगा रंग का, तो आप दे दीजिएगा ये कोना इस कोना के क्या हो गई, बराबर हो गई। चलिए अब एक नंबर आप दे सकते हैं, किसी को दिक्कत? अब दूसरा समझिए, AB समांतर हैं किसके, PC के। गौर करिए चित्र में, यहां समझिएगा, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ऊपर का है AB और नीचे का है PC, समांतर है। एक तिर्यक रेखा किसी ने ऐसे खींच दिया, तिर्यक रेखा के BC तिर्यक है, BC तिर्यक है, तो एकांतर कोण क्या होगी, ई कोना के, तो एकांतर कोण बराबर होगी, एकांतर कोण बराबर होगी। इसका मतलब है कि ये वाली ABC, ये वाली कोना, दूसरा रंग से कलर कर दीजिए, ये कोना, यानी कोण ABC बराबर होगी BCF, ये वाली BCF। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? बाद में मत कहिएगा कि हम नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, हम एकदम बारीकी से समझा रहे हैं। पहला तो हमने देखा ये दोनों कोना बराबर एक राउंड में, दूसरा राउंड में हमने देखा ये इसके बराबर। अब इसको कर दीजिए 2 नंबर, किसी को दिक्कत? अब यहां से गौर करिए, एक अब बराबर अगर 2 कर दें, गौर करिए, तो ये वाली इसके बराबर है, तो अब ये दोनों क्या हो गया हमारा बराबर। या इसमें देखिए ABC बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों क्या, तो कोण CBF बराबर हैं BCF, बराबर हुआ। तब बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि भुजा, कोण बराबर है तो भुजा भी क्या होगी, बराबर। तो इसका मतलब ये कोना और ये भुजा बराबर। क्लियर, ये कोना ई कोना के बराबर, तब भुजा भी बराबर। इसीलिए लिखेंगे BF बराबर है CF के। किसी को डाउट? चलिए इतना समझ गए। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग रूपरेखा को चेंज करेंगे। तो रूपरेखा चेंज क्या करेंगे, इसका मतलब है कि ये छोटे द्वारक का है, छोटे द्वारक का है, तो ये यहां से आप डम डालिएगा ना, तो ये P पर आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी, P पर। चलिए अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज इधर से BPF में, BPF में हो गया। तो इसका मतलब है कि ये वाली इसके भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी क्या है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब 2 कोण इसके क्या है, बराबर है। तो आप लिख सकते हैं इसे BF बराबर PF, हो गया।
यानी ये वाली की क्या हो गया बराबर। तो इसको अब कर दीजिए 3 नंबर, इसको कर दीजिए आप 4 नंबर। अब दोनों में गौर करिए, तो यहाँ बी एफ बराबर है, तो इसका मतलब सी एफ और पी एफ क्या हो गया, सी एफ यहां से लिख सकते हैं 3 नंबर और 4 नंबर में, तब पी एफ बराबर सी एफ। किसी को दिक्कत, इतना इतना के क्या हो गया हमारा बराबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी एफ जोड़ सी एफ। अगर हम दोनों को जोड़ दें, समझिए गौर करके, इसको जोड़ दें इसको जोड़ दें, तब पूरा हो जाएगा पीसी समुच्चा। किसी को दिक्कत, अब पीसी यानी समूचा यहां से यहां तक क्या है भाई, बक्ता तिरजा है, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, आर। और यहां से यहां तक क्या है, फोकस है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसका मतलब हुआ ई एफ, आई भी एफ, ई क्या आर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2f बराबर कितना r, तो f बराबर r बाई 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r अपनी जगह रहेगी, तो ई f अपनी जगह रखिए, r अपनी जगह रखिए, ये बट्टा वाला 2 को ले आइए तो यहाँ हो जाएगी, तभी वही है। यानी वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी है, या फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी है। चलिए समझ में आ गया होगा, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। ये सब तो हम लोग पहले एक बार और चैप्टर में देख लिए थे। क्या कोई परेशानी है क्या आपको, तो चेहरे में स्माइलिंग नहीं है। अब थोड़ा सा चलेंगे, यहाँ से सब चित्र खींचना है बारी बारी से चित्र बनाना सीखिए आप लोग। देखिए कह रहा है आपसे, अनंत और वक्ता केंद्र पर रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने किरण आरेख खींचिए। देखिए प्रश्न क्या कहा आपसे कि भाई रे अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, अनंत और वक्ता केंद्र के, तो चलिए एक आप क्या करेंगे, फटाफट एक अवतल दर्पण बना लीजिए। यहां से आप सीधे ऐसे खींच दीजिए, तो ये हमारी हो गई P, और ये हो गई F, और ये हो गई हमारी C, और इधर का जो दूरी है वह है अनंत। लेकिन कह रहा है अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, तो इसी दोनों के बीच में होगा कहीं ना कहीं, तो यहां वस्तु डाल देते हैं। क्लियर। अब हम गौर किए थे, आपको याद होगा कि जब सी पर थे तो बराबर फोटो बना था, लेकिन सी से जब ऐसे पीछे भागे थे तो छोटा हुआ था, नहीं हुआ था, इधर भागे थे तो बड़ा हुआ था। सी पर बराबर, सी पर, सी से वस्तु को अगर इधर खुसकाएंगे तो छोटा बनेगा, इधर जाएंगे तो बड़ा बनेगा। एक क्लियर। दूसरा, जब वस्तु सी पर था तो फोटो सी पर बना था, याद है ना, लेकिन जब वस्तु इधर जा रही है तब फोटो अब उधर घुसकेगी, याद है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो अब यही चीज को हमको यहाँ पर क्लियर कर देना है बस। ये हमारा सी हो गया। अब यहां से सीधा ऐसे आपतित किरणें आई है, तो अब मुख्य अक्ष के अगर समांतर हो तो कहां से गुजरेगी, तब फोकस से तो गुजरेगी भाई। हो गया यहां तक, किसी को डाउट। अब हम पीछे क्या पढ़े अभी कि वस्तु से सी को मिलाना जरूरी है, नहीं मिलाएगा तो फोटो नहीं बनेगा, तो सी से मिलाइए, तो यहां से आप ऐसे मिलाइएगा और यहां से ऐसे मिलाइएगा, बन गया। किसी को दिक्कत, अगर सी से आ रही है आपतित किरणें तो लौटेगी भी कहां से, सी से भी याद है हमको, तो दोनों का फोटो बन गया यहाँ पर। तब वस्तु कितना बड़ा है, यहाँ क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, यही तो किरण आरेख बनाना है। समझ में आ गई बात, क्या राजू समझा, तू कल कह रहा था कि समझ नहीं रहे हम चित्र सब, अब समझ में आई बातें। एक दो और बनाएंगे तो हो जाएगा क्लियर, की देख लिए कैसे बनाए सो। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 में वहां पर फोटो दिया हुआ है कि नहीं, अधूरा दिया हुआ है, कहता है पूरा करने के लिए। नंबर 1 बोलो तो क्या है, कहां पर वस्तु कह रहा है, चलिए देखिए यहां ऐसे है राजू भाई, समझिए ये क्या हमारी P है, ये क्या हमारी, और ये क्या हमारी। अब वस्तु कहां रख दिया बोलिए तो, इधर वाली अनंत हो गई, तो इसको लिखना नहीं होता है, इसे समझने के लिए हम बोल दिए फोकस और वक्ता केंद्र के। चलिए
यहां तक कोई दिक्कत? अब गौर करिएगा, जब वस्तु इस पर सी पर रहता है तो बराबर बनता है और सी ए पर बनता है, यहीं से मिडिल पॉइंट है। जब यहां रहेगा तो बराबर और सी पर। अब वस्तु अगर उधर है तो फोटो बनेगा इधर, नहीं बनेगा, फोटो बनेगा इधर, कोई दिक्कत? तो इधर बनने का मतलब सी के बाद बन रहा है, तो अनंत और सी के बीच में। क्लियर? अब समझिए, अब यहां से आप जा रहे थे ऐसे, तब मुख्य अक्ष के समांतर गए हैं, तो लौटेंगे कहां से आप? एफ से लौटेंगे। यहां तक किसी को डाउट? लेकिन हमने अभी क्या बताया कि सी से वस्तु का मूड़ी को मिलाना बहुत जरूरी है, तब मिलाइए। तो आप मिलाइए यहां से, अब सी से वस्तु के मूड़ी को मिलाइए, तब मूड़ी को मिलाए। क्लियर? तो अब क्योंकि ये उधर जाएगी नहीं, अब यहां से रिटर्न होगी, क्योंकि हम बताए थे आपको कि आपतित अगर सी से होगी तो प्रावर्तन ही भी सी से होगी। तो इसको पहले आगे बढ़ाइए, और ई भी इधर से आ रही है, ई से आएगी, दोनों सीधा इंची से मिलाइएगा तो मिल जाएगा, और दोनों आते 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 क्या हो जाएगी? यहाँ मिल जाएगी। हो गया? सी पर आया था तो बराबर बना था, इधर रहेगा तो क्या होगा? बरा, तो बरा बन रहा है। और सी पर रहेगा तो सी पर फोटो बनेगा, लेकिन सी से उधर रहेगा तो फोटो बनेगा इधर। नहीं बनाए थे? बताए थे। चलिए, अगर सी पर है वस्तु तो सी पर तो सी पर बनेगा, बराबर बनेगा। लेकिन जब सी से हम लोग इधर वस्तु दर्पण की तरफ रहेंगे तो फोटो बरा, तो बरा बन रहा है। आ सी से वस्तु अगर इधर है तो फोटो बनेगा उधर, उल्टा होता है, याद रखना है। बन गया चित्र? किसी को डाउट समझने में? देखिए, अब इससे बारीकी हमारे पास नहीं है, और शायद किताब में भी नहीं है, अब कोई टीचर भी नहीं इस तरह से बताएंगे आपको। अब देख लीजिएगा गौर करके, यूट्यूब पर देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए, इतना समझ गए। अब दूसरा चलते हैं, क्या है बोलिए? कहां पर है वस्तु? वक्ता केंद्र पर है। चलिए, तो अब यहां पर फिर से एक क्या करेंगे हम लोग? दर्पण बना लेंगे फटाफट। इसको क्या कर देंगे हम लोग? यहां कर देंगे एफ और यहां कर देंगे सी। कोई दिक्कत? अब गौर करिए, तो यहां से ऐसे आई है, ये ऐसे गई है। जब सी पर रहेगा ना, तो देखिए सी पर बनाने का फोटो का एकदम सिंपल तरीका, जितना वस्तु खड़ा किए हैं ओकरा नीचे उतने ही लंबा खींच दीजिएगा। क्लियर? एगो ऐसे भी आप खींच दीजिएगा, ऐसे। किसी को दिक्कत? एगो ऐसे मिला दीजिएगा, एगो ऐसे मिला दीजिएगा, हो गया आंसर। हाँ, तो और क्या? तो आई में कथी? अरे वाह, भात दाल में रसगुल्ला खोजती है क्या दरक्षा? कह रहे कि सर रसगुल्ला नहीं चला भात दाल में। होता है कहीं कहीं में खोजता, हम लोग तो जाते हैं भाई, भात दाल का भोज हुआ तो कहते हैं हो रसगुल्ला नहीं चल रहा लास्ट तकला में क्या। चलिए, आइए किताब की ओर। तो कहने का अर्थ है, देखिए बाजी सुनिएगा, रसगुल्ला के भोज नहीं होते नहीं। बच्चा सबको नींद आ रहा है लग रहा है, बहुत भगवानी है भेल। देखिए यहाँ वस्तु है, यहाँ वस्तु है, तो जब सी पर रहेगा, रे बुआ सी पर रहेगा, तो सीधा दिमाग में अटा के रखो, सी पर रहेगा तो उतने बार का ऊपर खींचेंगे, उतने बार का आप बस एगो सीधा खींचेंगे तो एगो सीधा खींच देंगे। तो वस्तु एने गई है तो ई जाएगी हैने। देखिए, क्योंकि यहां से ये आई है ऐसे, और यहां से ये क्या हो गई है? रिटर्न हो गई है। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए, तो ये चित्र बनाना आप याद रखेंगे, और आगे भी चित्र है, तो फिलहाल इतना ही, आगे चलते हैं फिर हम लोग। चलिए मेरे भाई, तो 12 तक देख लिए। 13 देखिए क्या कहता है। स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब का बनना दिखाइए, दिखाना है फोटो। तो चलिए, एक क्या करेंगे आराम से, अवतल दर्पण लीजिए। अब ये क्या हमारा, ये हमारा क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? एफ होगा। ये क्या होगा हमारा? हो गया क्लियर? अब वस्तु कहां रहेगा? तो ये एफ से पहले रहेगा, तब हमारा बनेगा आभासी। एफ पर जब ये आ जाता है तो हो जाता है वास्तविक। ये मुख्य अक्ष के जाएगी कहां? समांतर। तो ये ऐसे रिटर्न होगी। किसी को दिक्कत? इतना समझ गए? अब इसका एगो मूड़ी को कहां से मिलाना होगा? सी से। तो सी से ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, तो इसको हम पीछे थोड़ा सा ले जाएंगे। हो गया? तो वस्तु का क्या बनेगा? ये सीधा आभासी, सीधा आभासी। क्लियर? अब लिखेंगे
सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाती है, इसीलिए इसका उपयोग हजामती में करते हैं। तब ना हम बताए थे कि हम जब सैलून में जाते थे तो देखते थे कि हमारा चेहरा बड़ी बड़ी हुआ भाई, अब वहां से जब आते थे तो घर पर देखते छोट हो गया। ई का सिस्टम है भाई। तब समझ में आया कि नहीं, वहां पर कौन सा दर्पण है भाई, अवतल है, इसीलिए वहां पर अचकलो पचकल ढचकल आदमी जब है चिकन चुनमुन लगता है। नहीं जी, चलिए आगे चले क्या, मारेंगे बड़ी मार। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा वह कैंसर है। चलिए 14 नंबर देखिए हो, यदि 25 सीएम फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास क्या होना चाहिए। पहले क्वेश्चन की क्या कहा, इतना समझो कि फोकस दूरी अवतल दर्पण, चलिए अवतल दर्पण, किसी को दिक्कत, ये हमारा है एफ और ये हमारा क्या भाई सी है, किसी को दिक्कत, क्या कह रहा है 25 सीएम फोकस दूरी, ये हमारा 25 सीएम है, हो गया यहां तक, किसी को डाउट, चित्र के हिसाब से हमने दिया। अब कह रहा है कि हमें सीधा प्रतिबिंब चाहिए, तो सीधा बवारे जब भी हम एफ पर आ जाते हैं तो एफ के बाद इधर उल्टा होना शुरू हो जाता है, एफ पर भी उल्टा, यहां पर भी उल्टा, यहां पर भी उल्टा, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे उल्टा जाएगा। एक के जगह तो सीधा बनता है, कहां पर, हो गया, यानी 25 सीएम से पहले वस्तु को कहां रखना होगा, 25 सीएम से पहले। अब आगे पढ़िए, तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास क्या होना चाहिए, तो 25 सीएम से पहले। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो जब मान लो अगर यहां वस्तु रहती है, हम लोग देखे हैं इसे, तो यहां जाएगी और यहां से कहां से गुजरेगी, एफ से, कहां से गुजरेगी, एगो जाएगी यहां से, अभी पीछे देखे है ना, तो ये पीछे भागेगी, पीछे भागेगी, तो कैसा बनाई भाई, सीधा, सीधा बना तो क्या हुआ, आभासी, सीधा और आभासी। अब दूसरा सीधा और आभासी, तब बड़ा भी बना है और दर्पण के पीछे, प्रकृति कहेगा ना तो ऐसे लिखेंगे, दर्पण के पीछे, 4 चीज लिखना होता है उसमें, प्रकृति कहेगा तो कितने चीज लिखना है, 4। पहला कि वह सीधा है कि उल्टा है, वास्तविक है कि आभासी है, अब तो वास्तविक सीधा समझ गए हैं, अब बड़ा है कि छोटा है, और दर्पण के पीछे या कहां बन रहा है वो हमको लिखना है, 4 बातें लिख देंगे। अब आगे क्या कर रहा है देखो, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा, तब बड़ा होगा। इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए किरण आरेख, तक किरण आरेख भी हो ही गया, किसी को दिक्कत, तो ऐसने फोटो बना के आई लिख देना है, बात खत्म। तो कैसे लिखेंगे देखिए, लिखेंगे यदि फोकस दूरी एफ 25 सीएम है और वस्तु से आभासी प्रतिबिंब, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब चाहिए, तो हमें 25 सीएम से पहले यानी फोकस से पहले वस्तु को रखना होगा, ठीक है। फिर वहां पर फोटो बना देंगे, ऐसा वाला बना के लिखेंगे, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी सीधा, आभासी, बड़ा, दर्पण के पीछे, कोई दिक्कत, कहानी खत्म। उम्मीद है समझ गए होंगे। अरे ऐसा वाला क्वेश्चन पूछता नहीं है इतना डिफिकल्ट वाला, मैंने ऐसे उलझा करके एकदम सीधा सीधा सिंपल पूछेगा कि कहां पर है वस्तु तब प्रतिबिंब बनाइए, लेकिन कहीं पूछ दे कौन ठिकाना, क्योंकि पिछले साल ना ऐसे हम लोग ज्यादा करके बच्चा क्या करता है कि पाठ का जो, क्या बोली, पाठ का जो सब्जेक्टिव है वही क्वेश्चन याद करता है, जैसे पाठ पढ़े और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लोग रट्टा मार लेता है। पिछले बार जो ज्योग्राफी में क्या किया था, 1-2 साल पहले की बात बता रहे हैं, बोर्ड ऑफ में ज्योग्राफी में ना चैप्टर में से क्वेश्चन दे दिया, जैसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं साइंस पढ़ाए अभी मान ले तो हमारा क्या सिस्टम है कि साइंस पढ़ाते हैं, फिर 10 को क्वेश्चन बीच में से देते हैं, फिर अगला दिन पढ़ाए तो बीच में से 10-20 को देते हैं, ऐसे एक चैप्टर से हम 25-30 को क्वेश्चन बीच में से उठा के देते हैं, ताकि बच्चा का साइंस मजबूत हो जाए। सोशल साइंस में तो ऐसा हम करते नहीं है। उस बार क्या किया, सोशल साइंस के बीच में से वो चैप्टर उठा के दे दिया, उठा के क्वेश्चन को, बच्चा सब घबरा गया कि भाई मिलवे नहीं किया क्वेश्चन उसमें।
थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो बीच में से भी पूछ देता है, तो हमको सबको रट्टा मार के चलना है कि नहीं, याद करके। चलिए आगे चलते हैं। किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें उत्तल दर्पण में किसी वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो अब देखो उत्तल दर्पण, अब क्या कह दिया मेरा, वस्तु ऐसी दर्पण बनाएंगे, इधर से अभिवकृत करेंगे, उधर से कर दिए थे तो क्या हो गया था, अवतल। अवतल इधर से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से करेंगे तब होगा अवतल, इधर से कर दिए था। अब ऐसे तो यहाँ होगा हमारा सी और यहाँ सॉरी एफ, यहाँ होगा, तब वस्तु इधर है, वस्तु इधर है। तो अब यहां से आने वाली किरणें कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, समझिएगा थोड़ा सा चित्र को। तो यहां से अब क्या होगी, ये रिटर्न मारेगी, क्लियर। तो हम जानते हैं कि वह सीधे जाने से काम उसका ना चलेगा, इसको इधर आना पड़ेगा, आ गया। तो यहां से इसको क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ वस्तु का हो गया प्रकृति कैसा, तो सीधा, सीधा हुआ तो क्या हुआ, आभासी। अब बताइए छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, हो गया। दर्पण के वस्तु इधर है तो फोटो इधर है, यानी दर्पण के पीछे, बात खत्म। लेकिन आपको उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे उसे नहीं पूछता है, सीधा पूछेगा, सीधा और छोटा, सीधा और, कहानी खत्म। किरण आरेख खाली बनाने याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 16 नंबर। कल्पना कीजिए कि चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंबे के सामने खड़े हैं, इस प्रकार बने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार प्रतिबिंब देखेंगे। तो बताइए, ये कोई पूछने, नहीं 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 नहीं, दर्पण हमारा, जैसे एक चम्मच लीजिए, एक गिलास लीजिए, चमचमाती गिलास नई वाली, लोटा एगो ले लीजिए, ओकरा में अपन मुंह देखिए बेलनाकार में, तो कैसा दिखाई पड़ता है, पतला और लंबा, कैसा दिखाई पड़ता है। तो देखिए आपको कल्पना करने के लिए कहता है, तो लिखेंगे अगर कोई बेलनाकार चमकीली सतह है, उसमें अगर हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, वहां पर लिखना आपको ऐसे ही है, देखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब लंबा और पतला दिखाई पड़ता है। हम खूब मोटगर हैं लेकिन उनमें लगेगा पतला और लंबा, है कि नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है भाई 17 नंबर। कह रहा आपसे निम्नलिखित परिस्थिति में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उसका नाम बताइए। तो किसका उपयोग, तो कार के हेडलाइट में कौन का, अवतल, बताइए हेडलाइट, ठीक है। वाहन के साइड मिरर में, सौर भट्टी में। चलिए तो एक के जगह, तो उत्तल का तो हम लोग एक के जगह पढ़बे किए हैं, उत्तल का एक जगह उपयोग पढ़े कहाँ, साइड मिरर में, अब बाकी जितना पढ़े सब, तो कोई दिक्कत, उम्मीद है सब लोगों को पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सब खत्म हो गया। पुराना वाला जो किताब है उसमें लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय अलग अलग कर दिया है, और नयिका वाला में कर दिया है कि दीर्घोत्तरीय को हटा के लघुत्तरीय कर दिया है, क्लियर है। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर अच्छा लगा है, आपको समझ में आया होगा कि हमारी पढ़ाई अच्छी है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बाकी इष्ट मित्रों को शेयर करिए, हमें भी अच्छा लगेगा, तो हमें भी मोटिवेट मिलेगा कि भाई हमको भी वीडियो अच्छा अच्छा बनाना चाहिए। तो आप लोग भी बनाते, मतलब देखते रहिए। हमें विदा दीजिए, कल मिलेंगे। हाँ, आज जिंदगी का आनंद खूब हंसी खुशी से लीजिए, खूब आनंद से। तब तक के लिए जय हिंद।